नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए जोर आजमाइश कर रही प्रियंका गांधी वाड्रा आज सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर पहुंची। प्रियंका गांधी ने गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। यूपी विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट, फ्री स्कूटी, स्मार्टफोन और सरकारी बस में मुफ्त यात्रा के ऐलान के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आधी आबादी को लुभाने के लिए रविवार को एक और बड़ा वादा किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में हमारी सरकार आई तो महिलाओं को 1 वर्ष में रसोई गैस के 3 सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त दिए जाएंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को यूपी के बलिया से ही गरीब महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर देने वाली उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के पीछे इस योजना का भी बड़ा योगदान माना गया था। उधर प्रियंका गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा, मैं अमित शाह का बयान सुन रही थी। वे कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में आज अपराधियों को ढूंढना होता है तो दूरबीन की जरूरत पड़ती है, जबकि उनके पास अजय मिश्रा खड़े थे जिनके बेटे ने किसानों को कुचल दिया। मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि दूरबीन छोड़िए, चश्मा लगाइए। तमाम परिवारों की आय घटी है। देश का किसान हर दिन सिर्फ 27 रुपए कमाता है और प्रधानमंत्री जी के खरबपति मित्र एक दिन में 1000 करोड़ रुपए कमाते हैं। जब आपके लोन माफी की बात होती है तो सरकार कहती है पैसा नहीं है। उनके लोन कब से माफ किए हुए हैं आप उनसे पूछिए। सारी संपत्तियां इन्होंने बेच डाली हैं। कांग्रेस ने रेलवे बनाए, हवाई अड्डा, सड़कें, सब कुछ आपको बना कर दिया। एक एक करके सारा बेच रहे हैं। कहते हैं कि 70 सालों में क्या किया। मैं कहती हूँ कि 70 साल की मेहनत इन्होंने 7 सालों में गंवा दी। अमित शाह जी का मैं एक भाषण देख रही थी, गृह मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों को ढूंढना पड़ता है तो दूरबीन की जरूरत पड़ती है। लेकिन उनके साथ में कौन खड़ा था? उनके साथ में कौन खड़ा था? उनके साथ अजय मिश्रा टेनी खड़े थे जब वो ये कह रहे थे। मैं कहना चाहती हूँ, दूरबीन छोड़िए, चश्मे लगाइए। आपके साथ मंच पे खड़े होने वाले के बेटे ने किसानों के साथ क्या अत्याचार किए हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। ये देश की जनता जानना चाहती है कि क्या न्याय की उम्मीद नहीं बची है देश में? क्या सिर्फ अपराध का बोलबाला है? क्या गरीब की कोई सुनवाई नहीं है? सिर्फ बड़े बड़े अरबपतियों खरबपतियों की सुनवाई। रोजी रोटी कोरोना की वजह से भी छिन गई, आज तक उनको सहायता नहीं मिली है। कांग्रेस पार्टी ऐसे कमजोर परिवारों को 25,000 रुपए की नकद आर्थिक सहायता देगी। गोरखपुर में मैं जानती हूँ कि स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वे बुरी स्थिति में हैं। अब चुनाव आ रहा है तो सुनने में आ रहा है कि एम्स खोला जा रहा है और तमाम ऐसी घोषणाएं हो रही हैं। लेकिन जब 5 सालों से ये सब काम नहीं किए गए तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि अब किए जाएंगे? यहाँ पे पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है। आप जानते हैं कि अब रेलवे भी बेची जा रही है, उसका भी प्रयास है। और जो तमाम लोग रेलवे के जरिए रोजगार पा रहे हैं उनका क्या होगा? ये सवाल अब पूछने का वक्त आ गया है। आपके पास यहाँ आकर बहुत सारे खोखले वादे किए गए। आपको बताया गया था कि किसानों की आय दुगनी की जाएगी, कि बाढ़ की समस्या हल की जाएगी, कि छोटे दुकानदारों और व्यापारियों की मदद की जाएगी, कि गन्ना मूल्य 14 दिनों में भुगतान का वादा किया गया था। चीनी मिलें शुरू होंगी। आप बताइए कितने चीनी मिल बंद पड़े हैं? किसी ने शुरू किए? कहा गया था कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में यात्रा कराई जाएगी। युवाओं के लिए 20 लाख सरकार
सरकारी रोजगार हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम देंगे। और जो संविदा कर्मी है और जो कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी करते हैं उनका हम नियमितीकरण कराएंगे। अपनी बहनों के लिए मैं कह चुकी हूँ कि 40% महिलाएं कांग्रेस पार्टी विधानसभा के चुनाव में महिलाओं को टिकट देगी। इसके साथ साथ जो 12वीं पास छात्राएं हैं उनके लिए मोबाइल फोन मिलेगा, स्मार्टफोन मिलेगा और जो स्नातक पास है उनके लिए स्कूटी मिलेगी। मेरी बहनें, आपको भाजपा सरकार ने कहा था कि आपको 1 सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। उसके बाद उन्होंने सिलेंडर के दाम ऐसे उठा दिए कि आपको वही 1 सिलेंडर अगर मिला तो मिला, उसके बाद नहीं मिलता। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। इस समय संदीप दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। योगेश कौशिक जी भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और कुंवर सिंह जी इंडियन नेशनल कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। चलिए शुरुआत कर लेते हैं संदीप जी आपके साथ ही। आज पहुंची हैं योगी आदित्यनाथ के गढ़ में प्रियंका गांधी, बड़ा गरजी हैं और एक बात उन्होंने साफ तौर पर कही है अमित शाह के लिए कि आप दूरबीन छोड़िए, आप तो चश्मा लगाइए, आप बगल में अपराधियों को खड़ा करते हैं और कहते हैं कि दूरबीन लगाकर भी बाहुबली ढूंढे नहीं मिलते। इसको अपना काम करना चाहिए। प्रियंका जी जो भी बोल रही हैं उनको है कि कांग्रेस को मजबूत करना चाहती है, लेकिन मुझे लगता है कि व्यक्तिगत हमला से बचना चाहिए प्रियंका जी को, क्योंकि उनके परिवार में उनके पति जी हैं और उन पे भी मुकदमा चल रहा है। मैं बिल्कुल पारिवारिक बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना बात करूंगा कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उस राजनीति में कुर्सी की जो लड़ाई है, प्रियंका जी की नजर उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे है, तो वो सब कुछ करेंगे, लेकिन बेहतर विचार, बेहतर विकल्प कहाँ से ले आएंगे? वो लोगों के मन में, उनके मन में ये है कि उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं वो उनको लालच दो, वो वोट दे देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ऐसी नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता काम पे वोट देगी। जिन्होंने काम किया 5 साल उत्तर प्रदेश सरकार ने जो काम किया, हमने कम से कम 1.21 लाख गांव तक हम लोगों ने बिजली पहुंचाने का काम किया। जहां सदियों तक अंधेरा था वहां दीपक जल रहा है, आज बिजली आ रही है। 50 लाख से अधिक लोगों के लिए हमने MSME यूनिटों की स्थापना करी है उत्तर प्रदेश के अंदर। हमारे काम किया है। 2,13 करोड़ रुपए का ऋण हमने उपलब्ध कराया ताकि लोग जो डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है उसमें काम हो जाए। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? आवाज तो सुनाई पड़ रही है संदीप जी, लेकिन जिस बिजली की आप बात कर रहे हैं आपको कई किस्से भी याद होंगे कि 1-1 लाख रुपए का बिल भी भेजा गया है। नहीं तो फिर आप करवाते रहिए क्लियर, क्योंकि बिजली विभाग हमारा कितना सक्रिय है वो सब जानते हैं। काम होगा तो जो लोग यूज करेंगे वो तो पैसे उनको देना बनता है तो वो देंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है, हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता और हमारी पार्टी आम जनों के बीच जाके हमने जो काम किया है, जो यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के काम रहे हैं, उन काम को हम गिनाने का काम कर रहे हैं। एक और सबसे बड़ी विशेषता, किसी सरकार का जब आप मूल्यांकन करेंगे, किसी मुख्यमंत्री का मूल्यांकन करेंगे तो मूल्यांकन का पैरामीटर क्या होना चाहिए? वो ये होना चाहिए कि केंद्र की योजना हो, राज्य की योजना है, वो 100% लोगों तक पहुंची कि नहीं, उन्होंने बेहतर ढंग से उसका क्रियान्वयन किया है नहीं, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुई है पूर्व में। हाँ, प्रियंका जी की जितनी भी बातें हैं वो हो सकता है कांग्रेस के लोगों में उत्साह भर रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में के अंदर प्रियंका जी की कोई आंधी नहीं है, कोई लहर नहीं है। और प्रियंका जी अच्छा करें अपने पार्टी के लिए, हमारी शुभकामनाएं। ठीक है, दूसरे मेहमानों का भी रुख कर लेते हैं। कुंवर सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको सर? बिल्कुल बहन जी, बिल्कुल ठीक है। पहुंची हैं प्रियंका गांधी योगी आदित्यनाथ के गढ़ में। तमाम तरह के वादे उन्होंने किया। बात यह है कि प्रियंका गांधी गरज के तो आ गई, लेकिन आपको लग रहा है कि वोटों की बरसात होगी आपके ऊपर? आप जिन महिला मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं वो आपके पास खिंचे चले आएंगे। योगी आदित्यनाथ ने बड़ा तंज कसा है कि आप इतना महिला महिला कर रही हैं तो आराधना जी को बना दिए होते उत्तर प्रदेश का कांग्रेस अध्यक्ष, क्यों नहीं बनाए? देखिए पल्लवी जी, पार्टी का अपना आइडियोलॉजी है, पार्टी अपनी नीति तैयार करती है, किसी के कहने पर थोड़ी होगा।
अभी रीता बहुगुणा जी थी इसके पहले। आप भी एक महिला अध्यक्ष को बना के दिखाइए ना, हिम्मत है तो आप भी 40% कर दीजिए कि हम महिलाओं को टिकट देंगे। दूसरे पर अंगुली उठाना बड़ा आसान है, लेकिन खुद को नहीं करना चाहिए। लग्जरी कुर्सी पे बैठकर अब कहते हैं खुद को योगी, जिसके ऊपर 70 मुकदमे दर्ज हो, वो योगी होगा कि भोगी होगा? योगी का मतलब होता है सन्यासी, जो सारी सुख सुविधाओं को छोड़ दे। ये योगी हैं, लोकसभा में फूट फूट कर रोते हैं और अपने आप को योगी कहते हैं। एक हिंदू वाहिनी मंच बना रखा था। किसने इनको अधिकार दिया है कि आप किसी धर्म विशेष को पकड़ कर मारिए? किसने आपको कहा? राम जी आके आपको ठेका दिए थे कि आ जाइए और राम जी का नाम लेकर करिए। जान लीजिए, इस देश में अगर रामलला मंदिर का दरवाजा किसी ने खुलवाया तो राजीव गांधी जी का वो हृदय था जो रामलला का दरवाजा खुलवाए। ये तो सिर्फ आडंबर कर रहे हैं। और ये योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं, ठीक है, हमने अपना वादा पूरा किया है। आज कमिटमेंट का नेता आप भी पूरा करवा दीजिए, बता दीजिए ना किसानों का कर्जा माफ करवा के। नरेंद्र मोदी जी वाराणसी में कह रहे थे कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। 2012 में हमने 72,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ किया। पंजाब में माफ किया, राजस्थान में माफ किया, छत्तीसगढ़ में माफ किया और मध्य प्रदेश में 28 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। आप भी माफ करके बता दीजिए ना 1 रुपया। हिम्मत नहीं है, सिर्फ बात करेंगे। आप दे दीजिए ना 2 करोड़ लोगों को नौकरी, आप दिलाइए ना। आप क्यों नहीं दिला पा रहे? महंगाई पर आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो अब की बार मोदी सरकार जो जो हो सब उखाड़, कुछ बचना नहीं है। 72 रुपया किलो, 72 रुपया प्रति बैरल था 2012 में अंतरराष्ट्रीय कीमत पर। एक चीज समझनी है कुंवर सिंह जी, महंगाई का मसला वाकई में बहुत बड़ा है, हम सब जानते हैं। लेकिन मान लीजिए आप आ भी गए उत्तर प्रदेश में, तो महंगाई कैसे कम कीजिएगा? पेट्रोल डीजल के दाम राज्य सरकार कैसे कम करेगी? जो इस समय महंगाई सब्जियों पर आ रही है उसे आप कैसे कम करेंगे? कोई है आपके पास आगे का प्लान? बिल्कुल, देखिए, हमने जो कहा है, हम 2500 रुपया धान लेंगे, 2500 रुपया गेहूं लेंगे। आप छत्तीसगढ़ जाइए और इनके हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का ये भुगतान करा दे, 5 रुपया बढ़ाए। और पीयूष गोयल कह रहे क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। अरे 2500 रुपया धान हम खरीद रहे हैं छत्तीसगढ़ में। आप आइए और देखिए, ये गौ भक्त जो अपने आप को कहते थे हम गौ भक्त हैं, हम छत्तीसगढ़ में गोबर ले रहे हैं 2 रुपया किलो। और इनके राज्य उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में चलिए, आपको दिखाता हूं, 1 किलोमीटर आप नहीं चल पाएंगे रात में और वही गौ माता रोड पे एक्सीडेंट हो रही है, उन्हीं गौ माताओं की हत्या की जा रही। क्या है आपके पास? आज 4 महीने 5 महीने चुनाव के बचे। आप अब चाहे जो घोषणा कर लीजिए, हमने कहा है हम देंगे, हम स्कूटी देंगे, हम महिलाओं के साथ हैं, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को हम रोकेंगे। अगर हम विपक्ष में हैं। लैपटॉप का वितरण तो सपा के कार्यकाल में भी हो रहा था सर, आप अलग से क्या कर रहे हैं? ये तो सपा भी करवा रही थी, ये तो हमने तब भी देखा है। अलग ऐसा क्या आपने घोषणा की है? 40% महिला मतदाताओं की जो आप बात कर रहे थे कि 40% हम टिकट देंगे, उसके अलावा अलग से क्या हो रहा है वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। दीपावली छठ पर्व के अवसर पर देवरिया में त्योहार पर अनेकों बम्पर छूट और उपहार के साथ होंडई शोरूम की तरफ से सभी जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। दीपावली छठ पर्व के अवसर पर देवरिया में त्योहार पर अनेकों बम्पर छूट और उपहार के साथ गणपति लक्ष्मी हीरो एजेंसी की तरफ से सभी जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मैं रोहित छापड़िया आपको हीरो परिवार की तरफ से, नई परिवार की तरफ से और इमेज परिवार की तरफ से दिवाली एवं धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि इस बार काफ़ी सारी फेस्टिवल स्कीम्स चल रही हैं। अगर हम हीरो की बात करें तो 6,999 की डाउन पेमेंट पर गाड़ियाँ मिल रही हैं, 5,000 रुपये तक की छूट है,
चांदी का सिक्का बुकिंग पे मिल रहा है आपको, और ये ऑफर्स फेस्टिवल तक ही हैं, तो इसको जल्दी आके इसका लाभ उठाएं। अगर हम रेमेंट्स की बात करें तो हमारे पास पूरा नया कलेक्शन है, और आपको पूरा एकदम नया विंटर कलेक्शन भी मिलेगा देखने के लिए। अगर हुंडई की हम बात करें, हुंडई में भी पहले आपको गाड़ियों के लिए सर्विस के लिए गोरखपुर जाना पड़ता था, आप लोकल देवरिया में सेल्स एवं सर्विस दोनों का फ़ायदा उठा सकते हैं। पूरी रेंज है हमारे पास हुंडई परिवार की तरफ से, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रियंका गांधी ने आज प्रतिज्ञा यात्रा निकाली है, वो भी गोरखपुर में, जो कि योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है। इस दौरान उन्होंने तमाम तरह के वादे किए हैं और इसी मसले पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तीनों मेहमान भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से मेहमानों का रुख कर लेते हैं। योगेश कौशिक जी, योगी आदित्यनाथ प्रियंका गांधी की सक्रियता पर बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस रेगिस्तान में जो है फसल उगाना चाहती है, फूल उगाना चाहती है। आप क्या मान रहे हैं? जिस तरह की सक्रियता इस समय प्रियंका गांधी ने दिखाई है उत्तर प्रदेश में, कुछ फायदा मिलेगा उन्हें? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि भी कांग्रेस लगभग खत्म हो गई थी यूपी में। चुनाव में तो आपने नतीजे देखे। जब से सक्रियता प्रियंका जी की बढ़ी है, नतीजे 100% पहले से बेहतर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं इसका रीजन भी बता देता हूं जो मुझे दिखाई देते हैं। की ट्रोल आर्मी है जो कि ये बार बात कर रही है कि ये जानबूझ के बीजेपी ही प्रियंका जी को ऊपर लेके आ रही है ताकि वोट जो है वो डिवाइड हो जाए और सपा जो जीतने जा रही है वो ना जीत पाए। ऐसा लेकिन है कुछ नहीं। प्रियंका जी अपने दम पे निकली हैं, अपने दम पे काम कर रही हैं, जमीन पे नजर आ रही हैं। मैं भाजपा के आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि जहां जब समस्याएं हुई, कहां पे योगी आदित्यनाथ जी खुद गए या उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया? रादर देन प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय उन्होंने प्रॉब्लम को एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि लोग अचंभित थे कई मामलों में। हमारे हिंदू धर्म की अगर ये बात करते हैं, मैं खुद हिंदू हूं, मैं इनसे सवाल ये करना चाहता हूं, क्या हमारे धर्म में रात के समय किसी लाश को जलाया जा सकता है? ये ऐसे नैरेटिव सेट करते हैं। कोरोना काल में कंप्लीटली फेल हो गए थे ये। ऐसा लगता था कि यूपी में सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। लाशें तैर रही थी नदियों में, उनको भी इन्होंने मना कर दिया। इनके अंदर भावनात्मक बातें कहीं मुझे नजर ही नहीं आती जो हिंदुओं में होती हैं। और मैं एक चीज क्लियर कट दावे से करता हूं, दुबे जी बड़ी खूबसूरती से अपना बखान कर रहे थे, हमने ये किया वो किया। मैं लिखित में दावा करता हूं, चाहे मुझे और इनको बाद में आमने सामने कर देना, अगर ये लास्ट में चुनाव को हिंदू मुसलमान की तरफ ना लेके जाएं तो मैं राजनीति की विश्लेषण की बात करना छोड़ दूंगा। इनके पास अंततः दो ही चीजें होती हैं, हिंदू और मुसलमान या राष्ट्रवाद। ये राष्ट्रवादी कहीं से नहीं है। आज का अखबार उठा के देख लीजिए, जिनको ये राष्ट्रवादी कहते हैं, जिनका आज जन्मदिन है, ठीक है, उनका जन्मदिन ये मना रहे हैं जिन्होंने इनको बैन कर दिया था। आरएसएस को बैन किया था सरदार पटेल जी ने, ठीक है, उनका आज ये जन्मदिन मना रहे हैं। जिस वक्त आजादी की लड़ाई हो रही थी 1942 में, गांधी जी ने कहा भारत छोड़ो आंदोलन जब उन्होंने शुरू किया तो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट सरेआम उनके साथ जाके खड़े हुए थे। और जिन्हें सावरकर जी का, जिनका ये अब ये नाम यूज कर रहे हैं, उन सावरकर जी ने तो सरेआम लेटर लिखे हुए हैं कि जी आप भारत मत छोड़िए, हम आपके साथ हैं। और ये कहा गया था, उन्होंने आह्वान किया था कि अंग्रेजों की सत्ता में जाके और इसको देश को आजाद कराने की कोई जरूरत नहीं है, अंग्रेजों के लिए आप लड़िए। तो मैं कैसे मान लूं कि किस वजह से ये चुनाव में वोट मांगेंगे जो कि कंप्लीट फेल मींस 100% फेल। जो ये कह रहे हैं कि हमने सिलेंडर दिए,
इनसे पूछिए कितने सिलेंडर भरे गए उसके बाद। सिलेंडर का कोई यूज नहीं हुआ। रोजगार कहे नहीं, मोदी जी की बात अगर करूंगा मैं, अगर मोदी यही जी को अपना वाली पोस्टर चीज बॉय है, समझते थे ना। मैं एक चीज, एक मोदी जी ने राजनीतिक जो अपना विश्लेषक के अपना तौर पर पेपर आपसे सेट किया था, समझूंगी। सुनिए जो योगेश पेपर कौशिक मोदी जी, योगेश कौशिक जी, सुनिए सुनिए, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ही आपसे ये समझूंगी, फिर इस तरह के बयान तमाम नेता या फिर रणनीतिकार क्यों दे रहे हैं? प्रशांत किशोर ने ये बयान क्यों दिया कि आने वाला समय भी भारतीय जनता पार्टी का है? ममता बनर्जी ने ये बात क्यों कही कि कांग्रेस जो है समझ नहीं रही है प्रधानमंत्री मोदी की ताकत, और आने वाला समय भी बीजेपी का रहेगा अगर कांग्रेस सक्रिय नहीं हुई? ये दो बयान नहीं है, ना जाने ऐसे कितने विपक्षी दलों के नेता हैं जो इस तरह के बयान देते मैं आ हैं। जाता हूं, मैं उन्हीं पे आ जाता हूं। प्रशांत किशोर जी का पूरा बयान पढ़िए आप। हाँ, उसमें उन्होंने ये कहा है कि मोदी जी हार सकते हैं लेकिन बीजेपी असंगत नहीं होगी राजनीति से। ये तो नहीं होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जब बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक के ये कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत करो, तो क्या वो कर पाई? तो क्या कांग्रेस अगर ये चाहेगी या देश के लोग चाहेंगे तो क्या एकदम उनको बाहर कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। इस एक बयान से तो मैं सहमत हूं। अब दूसरी बात मैं कर देता हूं आपको। कुछ लोगों को यह वहम हो गया है कि मैं अपनी स्टेट से निकल के और कांग्रेस के लोगों को तोड़ के मैं कुछ कर लूं, लेकिन वो कांग्रेस को तोड़ के बीजेपी की मदद करेंगे, कांग्रेस का तो कोई नुकसान नहीं करेंगे वो। मैं चाहता हूं, मैं अगर देश का भविष्य आप उज्जवल या अच्छा देखना चाहते हैं राजनीतिक तौर पे, तो मैं क्लियर कट दो बातें देखता हूं राजनीतिक तौर पे कि नेशनल पार्टीज जो हैं वो नेशनल पार्टीज ही रहनी चाहिए, जिनमें बीजेपी को मैं एक्सेप्ट करता हूं, दूसरा कांग्रेस को एक्सेप्ट करता हूं। बाकी और जो कोई अपने आप को नेशनल पार्टी कह ले, वो रीजनल पार्टीज हैं, रीजनल पार्टी रहेंगी। और जिसने अपनी स्टेट से बाहर जाने की कोशिश की, जिस रीजनल पार्टी ने, वो अपनी स्टेट में खुद खत्म हो गई। आप इतिहास चेक करके देख लीजिएगा। और अब जो बात आगे की, जो यूपी के चुनाव की हम कर रहे हैं, यूपी के चुनाव में मैं आज भी ये मानता हूं बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है, लेकिन आगे आते आते चुनाव में कांग्रेस जहां थी उससे ऊपर जाएगी, 100% जाएगी, ये आप देखिएगा। ऊपर ये जाएगी, लोग लेकिन हमेशा क्या दूसरे बीजेपी का- और सपा दूसरे के को- टक्कर में आकर खड़ी हो पाएगी? ऊपर जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बसपा का वजूद अब खत्म बताएगा। होता हुआ नजर आ रहा है। मैं टक्कर में खड़ी हो अब मैं- पाएगी या मैं नहीं? जनता जल्दी से से सवाल जवाब करूंगा चाहूंगी, ये क्योंकि तो। संदीप जी के पास भी मुझे जाना है। जल्दी से बात खत्म कीजिए मैं योगेश जी। ये सवाल तो जनता को देना होगा कि क्या सपा या बीएसपी कभी खड़े नजर आए जनता के बीच में, या हाँ। प्रियंका खड़ी नजर आई? भाजपा तो सरकार में है, उन्होंने तो कुछ किया, उन्हें तो करना ही, उन्होंने तो किया, अच्छा बुरा वो तो वो फैसला करे, लेकिन सपा और बीएसपी तो कहीं खड़े ही नजर नहीं आए। समाजवादी ओवैसी पार्टी साहब खड़ी तो थी सर। इन्होंने अपने योगेश जी, खरीदे हुए उनको लड़ा रहे ये एक चुनाव। तरफा बात हो गई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह खड़े नजर आए, हर मुद्दे पर उनके कार्यकर्ताओं ने बाहर आकर प्रदर्शन किया, धरना किया, ये हमने देखा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कितनी लाठियां भांजी गई वो भी हमने देखा है। बसपा कहीं नजर नहीं आई, ये बात हम कह सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप दुबे जी, दोनों पक्षों की बात आपने सुन ली। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कौशिक साहब का क्या कुछ मानना है वो भी आपने सुन लिया। कुंवर सिंह जी ने किस तरह के आरोप लगाए आप पर वो भी आपने सुन लिया। और एक बात तो खुलकर सामने आ रही है कि एंड में होगा यही कि आप इसे एक तो धर्म पर ले आएंगे इस लड़ाई को, इसके अलावा राष्ट्रवाद पर ले आएंगे। देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि राष्ट्रवादी होना क्या गलत है, धर्म को क्या। दूसरा, ये क्यों नहीं समझते कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर डकैती, लूट, हत्या, बलवा और बलात्कार की घटनाओं में कितनी कमी आई है। हमने प्रदेश में 59 नए थाने खोले, 59 नई चौकियां बनाई,
4 नए महिला थाने खोले, जो आर्थिक अपराध है उसके लिए नए थाने हमने खोले, विजिलेंस के 10 नए थाने खोले, साइबर क्राइम के 16 नए थाने खोले, अग्निशमन जो आग लगती थी उसके कम से कम 59 नए केंद्र हमने बनाए। हमने काम किया है। हम जो यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का काम है वो बोल रहा है। विपक्ष घबराया हुआ है, हताश है, निराश है और परेशान है। जो महिला कल्याण की बात हो रही है, क्या कांग्रेस और विपक्ष को नहीं पता है कि मिशन शक्ति अभियान जो है उत्तर प्रदेश में कितने सफलतापूर्वक चला है? थाना और तहसील में हमने महिलाओं के लिए स्पेशल डेस्क की स्थापना करी है। बेटियों को शासन में बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित हो उसके लिए जितनी भी योजनाएं उसके साथ उनको जोड़ा गया है वो लाभान्वित हो रही। तो प्रियंका जी कुछ कह रही हैं, अब वो करके दिखा रही है। यशस्वी मुख्यमंत्री ने करके दिखा। देखिए दूसरी सबसे बड़ी बात एक हम साहब हमारे थे वो बोल रहे थे, उनकी मैं सुन रहा था कोरोना को लेके। तो कोरोना को लेके जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने की कोशिश करी गई, आप वैश्विक संगठन WHO की रिपोर्ट पढ़िए, उसमें तो प्रशंसा है। और 2016-17 और 20-21 के बीच आप देखेंगे तो 30 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में होने जा रही है, जिसमें 2 नए एम्स गोरखपुर और रायबरेली में संचालित हो गई। तो काम के आधार पे आप वोट मांगने जाओगे कि योगी जी को मोदी जी को गाली देके वोट मांगने जाओगे? जनता तो काम देखती है। आप ऐसा मॉडल बनाओ, हम ऐसी राजनीति चाहते हैं कि आप हमसे एक बड़ी लकीर खींचो। आम जनता है, आम जनता को एक बेहतर व्यवस्था आपको लगता है कि जहां जहां कमी है तो भारतीय जनता पार्टी से बड़ी लकीर खींचिए। मैं तो अभी कह रहा था, मैं प्रियंका जी की कभी बुराई नहीं करा, आपने पहले भी कहा, मैं तो कहा कि अच्छा है, बेटी है, कुछ करें, अच्छी बात है, कुछ करेंगी तभी तो लगेगा कि हाँ राजनीति कैसी होती है। तो बैठ के बड़े परिवार में जन्म लेके राजनीति करना और जनता के बीच जाके राजनीति करना, दोनों में काफी अंतर है। ठीक है, कांग्रेस का काम है, कांग्रेस अपना काम करे, हम लोग तो रोके नहीं है। और जितना कांग्रेस अच्छा करेगी, हमें लगता है, मेरी पूरी शुभकामना है। आपको बताएं, शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोगों ने काम किया। कम से कम 4 वर्षों में पिछले योगी सरकार में 54 लाख से अधिक बच्चों का प्रवेश एजुकेशन सेक्टर में हुआ है। हमने ऑपरेशन में कायाकल्प किया है। 1.25 लाख से अधिक जो स्कूल थे उनकी बुनियादी सुविधाएं उनमें उपलब्ध नहीं थी, उसमें काम हुआ। तो बेसिक स्ट्रक्चर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम किया। आपको अभ्युदय योजना की याद होगा, मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत करी थी। 18 लाख से अधिक जो छात्र हैं तो इससे फिजिकल और वर्चुअली इस योजना से जुड़े। तो सरकार में निवेश आया है, सरकार ने काम किया है। और एक और साथी कांग्रेस के बोल रहे थे गन्ना किसानों को लेके, तो उनको याद होगा कि सरकार ने 1. एक एक करके बात क्लियर कर लेते हैं। आप गन्ना किसानों के लिए कह रहे हैं, आप भली भांति जानते हैं कि गन्ना किसानों का अभी भी पूरी तरीके से भुगतान नहीं हुआ है, ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। अब आप ऑन एयर इस बात को एक्सेप्ट करें या ना करें वो आपकी मर्जी। महिलाओं के बारे में आप कह रहे हैं, आपकी एक महिला नेत्री का भी 3-4 दिन पहले वो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि लड़कियों को नहीं जाना चाहिए शाम पड़े बाहर थानों में। आप महिला थाने की बात कर रहे हैं, वो तो मना कर रही है कि मत जाइए। उसके बाद जब बवाल मचा तो वो अपना बयान वापस लेने आ गई। लखीमपुर का केस, हाथरस का केस, कुलदीप सेंगर का केस, कानपुर का केस, ये कितने केस तो आपके कार्यकाल में हुआ। आप किस तरीके से कानून व्यवस्था पर इस तरह के झंडे गाड़ रहे हैं और क्या क्या गिनाना बाकी रह गया है, ये बताएं आप। में पड़े हुए हैं। आपको मैं बताऊं, कोरोना काल फंड के दौरान भी 119 टीमें काम करती रही सफलतापूर्वक। सरकार ने किसी काम को रोका नहीं है। नए शिक्षा केंद्र 20 नए बनाए गए हैं, तो सरकार ने किसी को नहीं रोका है। पिछली सरकार की जितनी लंबित परियोजनाएं थी, 11 नई सिंचाई परियोजनाओं की हमने शुरुआत करी है। ये सरकार किसी काम को रोकी नहीं है। बहुमुखी चहुमुखी विकास हुआ है। और जितने भी केंद्र सरकार की योजनाएं थी, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन योजना हो, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, हमने योजनाओं को चुन चुन कर जन जन तक पहुंचाने का काम किया। आज यही बात है कि 2016-17 में उत्तर प्रदेश पर्यटन के दृष्टि से 3रे स्थान पे था। आज कांग्रेस हमारी मुकाबला नहीं कर सकती। समाजवादी पार्टी विकास के मामले में योगी जी की मुकाबला नहीं कर सकती। तो क्या करेंगे? गाली देंगे, मोदी जी को गाली देंगे, योगी जी को गाली देंगे। और अगर गाली देने से ये जीत जा रहे हैं तो ये गाली दें, इनको गाली मुबारक हो। क्योंकि ऐसी प्रथा अगर राजनीति में ले आने की अगर आज जरूरत है और इस तरह की ये लोग बात कर रहे हैं, मैं तो पहले भी कह रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ, यशस्वी प्रधानमंत्री जी बराबर ये बात कहते रहे हैं कि मैं अगर काम कोई कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि ठीक नहीं है लोकतंत्र में, तो मेरे बगल में एक मेरे से बड़ी लकीर खींचने का काम करिए। मुझे गाली मत दीजिए, मुझे परेशान मत करिए। एक बड़ी लकीर खींचिए, वो चाहे वैचारिक हो। आम जनता आपको चुनेगी अगर आप बेहतर करोगे तो, या बेहतर लकीर दोगे। अब मैं आपकी बुराई करूं, चला जाऊं मध्य प्रदेश की बात करूं, आप अभी चले जाइए जो आप राजस्थान में आपकी जो सरकार है वहां क्या कर रही है।
छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने क्या किया। तो मैं धार्मिक उन्माद फैलाने का जो आप कांग्रेस काम कर रही है, तो कांग्रेस को एन केन प्राकेण सत्ता चाहिए। मैं एक और बात मैं आपको कहूंगा, ये वही कांग्रेस है गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो और बुरा मत देखो। आज इस देश में कांग्रेस ये तीनों काम कर रही, बुरा भी देख रही है, बुराई ही कहती रहती है और बुरा ही रहती है। तो कांग्रेस के पास विपक्ष में है, वो उनका काम है आपकी कमियां बताना। अब आप चाहें कि हर कोई आपकी तरह बैठ जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। वो जब तक आपको बताएंगे नहीं आप कुछ करेंगे नहीं, तो बताना तो उनका फर्ज बनता है। अपने प्रदेश में नहीं झांकते वो, तो उनको बात अगर आप यही करिए तो चाइना से हमारी तुलना करेंगे, पाकिस्तान से तुलना करेंगे। हमें लगता है विषय पे, मुद्दों पे आधारित राजनीति होनी चाहिए और कांग्रेस को शुभकामना, प्रियंका जी को शुभकामना एक महिला होने के नाते, वो मुद्दों पे आधारित राजनीति करें, एक बड़ी लकीर खींचे। कांग्रेस मृत प्राय है हर जगह। अगर कुछ जान वो धर्म पर नहीं जा रही, वो राष्ट्रवाद का मुद्दा नहीं उठा रही हैं, वो मुद्दों पर ही तो राजनीति कर रही हैं। वो किसानों की बात कर रही हैं, वो महिलाओं की बात कर रही हैं, वो छात्राओं की बात कर रही हैं, वो मछली पालन वालों की बात कर रही है। यही तो मुद्दे हैं। वो महंगाई के बारे में बोल रही हैं, वो सिलेंडर देने के बारे में बोल रही हैं। यही तो मुद्दे होते हैं, इनकी ही तो जरूरत होती है जनता को। आप ये तो बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, किसानों के मुद्दे पे मैं बताता हूँ, ये वही कांग्रेस है। कल तक ये जो किसान आंदोलन हो रहे हैं, आज उसके पीछे खड़ी है, कह रही कि किसानों की समस्या है। आजादी से लेके अब तक किसान आत्महत्या करते रहे, किसी की भी सरकार है। 1991 में याराना पूंजीवाद आया, किसानों को, कृषि क्षेत्र को क्यों आपने अलग कर दिया? दूसरा बात, किसानों की आमदनी जब बढ़ेगी तो मृत्यु दर रुकेगी। उनको आपने आढ़तियों से लाद रखा है, उनको आपने परेशान करने की पूरी कानून पहले तरीके से बना रखा है। अब ये नई सरकार बेहतर कानून लेके आ रही है, उनकी आमदनी दुगुनी करने की बात कर रही है, तो आप उन किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, उन किसानों को गलत दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। तो जो लग गए जनाब आते आते, अभी तक आप उन कानूनों को ही नहीं बदल पाए जो आपको लग रहा था कि कांग्रेस ने गलत बना लिए। बदल देते, कितना आसान है आपके लिए तो कुछ भी कर लेना, तो ये भी बदल देते, किसानों की हालत सुधार लेते। लेकिन अभी भी हमको ये गाना है कि उन्होंने ऐसा किया और अभी तो हम उसी में लगे हुए हैं उसे सुधारने में। कुंवर सिंह जी आ रही हूँ, मैं संदीप जी आ रही हूँ, लौट रही हूँ संदीप जी, कुंवर सिंह जी, और मेहमानों को भी वक्त देना है सर, मैं तुरंत लौटती हूँ। संदीप जी बताएं। कुंवर सिंह जी। पल्लवी जी, हाँ, अभी भाजपा के नेता कह रहे थे कि नई लाइन खींचना है। मैं इनसे एक सवाल, प्रधानमंत्री जी का इन्होंने चर्चा किया, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि देश में काला धन समाप्त करना था तो 1000 का नोट बंद करके किस महाज्ञानी ने आपको ज्ञान दिया कि 2000 के नोट चलाने पर काला धन वापस होगा या आप काले धन को रोक पाएंगे? आप बता दीजिए। नोटबंदी में 150 लोगों ने अपनी जान दी, आपने नोटबंदी से देश को क्या लाभ हुआ वो बता दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम 100 दिन बाद किसी चौराहे पर मिलेंगे, किसी चौराहे पर तो ज्ञान बांटते मिल जाइए। 7 साल हो गए, देश का मीडिया पूछना चाहता, देश के लोग सवाल पूछना चाहते, 82 बार अपने मन की बात थोपते रहते हो आप एक बार मीडिया के सामने आ जाइए, दुनिया आपसे जानना चाहती। प्रधानमंत्री जी, आपने कहा धर्म की बात, हमने कभी धर्म की बात नहीं की। धर्म की बात तो आप करते हो, और एक बात लिख के ले लीजिए, कहिए तो शपथ पत्र दे दें। जिस दिन धर्म की बात आप करना छोड़ दोगे, देश से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और आपने कहा कोरोना के टाइम में योगी जी डबल चश्मा लगाना छोड़ दीजिए। योगी जी के ही राज में विश्व में किसी नदी में लाशें तैरती नहीं मिली होंगी, हिंदुओं को दफनाया नहीं गया होगा, हिंदुओं के साथ आपने लकड़ी तक उपलब्ध नहीं कराई शमशान घाट में, दवाई के लिए, बेड के लिए, किस चीज के लिए आपने छोड़ा? और यदि किसी ने विरोध किया है तो आपने देशद्रोह का मुकदमा लगाया, ये योगी जी का न्याय है। लड़के अगर नौकरी मांगने जाए, योगी जी ने कहा कि हम आपका रिकॉर्ड खराब कर देंगे। क्या अगर पढ़ लिख कर आदमी मांगने जाएगा नौकरी तो आप खराब कर दोगे? शिक्षक जाए आपके पास वेतन मांगने तो आप लाठी भाजो। किस चीज के लिए आपने न्याय दिया? और आप एक बात कह रहे थे अभी कि हम किसानों के साथ न्याय करने वाले। मैं एक बात कहना चाहता हूं पल्लवी जी, आपके माध्यम से इस देश के सामने, चाकू मान लीजिए उदाहरण के लिए, अगर डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो उससे वो ऑपरेशन करता है, अगर हत्यारे के पास पहुंच जाए तो वो सीधे हलाल करके और दुनिया से ऊपर उठा देता है। यह कृषि के कानून जो है ना,
हत्यारे के पास पहुंच गए और किसानों को सीधे ऊपर पहुंचाने का काम उनकी नई आने वाली पीढ़ियों को आप समाप्त करने का काम कर रहे हैं। आप पर फिर दोहरी राजनीति का आरोप लगता है। आपने कहा छत्तीसगढ़ की बात की सबसे ज्यादा धान खरीदी का समर्थन मूल्य वहां पर है, मान लिया, लेकिन 1 दिसंबर से शुरू होगी, अभी हुई नहीं है। वहां भारतीय जनता पार्टी इस बात पर हल्ला मचा रही है कि कीजिए शुरुआत, 1 दिसंबर से शुरू होगी। और मेरी बात सुनिए 1 मिनट, राजस्थान में सरकार है ना आपकी, देश में सबसे ज्यादा बाजरा राजस्थान उगाता है, अभी तक आप खरीदी वहां पर शुरू नहीं कर पाए। वो अभी 2 दिन पहले तक वो लोग आंदोलन कर रहे थे किसान वहां पर कि हमको कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य तो दीजिए। हालत खराब है वहां बाजरे के किसान की, 41% बाजरा राजस्थान में उगता है। क्या कर रहे हैं आप वहां पर? सुनेंगी, सुन लीजिए, आपने सवाल किया पिछले साल वहां 2500 में धान खरीदी जा चुकी है, कहाँ है आप लोग? कौन से कागजों में खरीदी जाती है ये? अरे आप पता लगाइए, 2500 रुपए धान छत्तीसगढ़ में जब से भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री है खरीदी जा रही है। नए सीजन की शुरुआत होगी 1 तारीख से, कैसे आंकड़े लगाते हैं आप लोग? दूसरा, 2 दिन पहले का बयान है भारतीय जनता पार्टी का, 2 दिन पहले का बयान है भारतीय जनता पार्टी का, कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने आपको आंदोलन की चेतावनी दी है सर कुंवर सिंह जी। ठीक है ना, हम तो 1 तारीख से नई फसल आएगी उसकी खरीदी करेंगे। आंदोलन प्रदर्शन तो चलता रहता है, यदि कोई गलती करेगा तो आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि आंदोलन से ही जगते हैं। मैं भाई साहब अभी उत्तर प्रदेश की बात चल रही थी, मैं कहना चाहता हूं, बारे में बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। और हमने वहां कर्ज माफी करी है, समुचित समय में समुचित कदम उठाएंगे। बाजरे के बारे में पूछ रही हूँ सर, मैं कर्ज माफी के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, बाजरे के बारे में पूछ रही हूँ। बाजरे का एमएसपी केंद्र सरकार निश्चित कर रही है, हम उस पर खरीदी करेंगे। उससे यही तो हम मांग कर रहे हैं ना कि एमएसपी आप 23 फसलों पर देते हो। छत्तीसगढ़ में आपने खुद ने तय कर लिया, बात राजस्थान की आ गई तो केंद्र ने तय किया हुआ 2150 रुपए बाजरे की खरीदी का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय है, लेकिन राजस्थान में 900 रुपए भी नहीं मिल रहे हैं किसानों को। पल्लवी जी, हमने अपने वचन पत्र में कहा था 2500 रुपया धान खरीदेंगे, हमने वचन पत्र निभाया है। ये एक भी वचन निभा दे नरेंद्र मोदी जी। आप राजस्थान पर नहीं आ रहे हैं सर कुंवर सिंह जी, आप नहीं बता रहे कि राजस्थान में किसान क्यों है सड़कों पर। हनुमानगढ़ में लाठियां बरसाई थी आपने। हाँ, तो जिस अधिकारी ने आदेश दिया था उसके साथ कार्रवाई की है। ये एक अधिकारी के साथ कर दे, जो हाथरस की बेटी जली थी, एडीजी लायन ऑर्डर से दरोगा तक ने कहा था बलात्कार नहीं हुआ, किस अधिकारी के साथ इनने कर दिया न्याय? हमने हनुमानगढ़ का जो अधिकारी लाठीचार्ज कराया था, हमने उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की है। और कोई भी ऐसी घटना होती है आपके माध्यम से यदि सामने आती है, हम कार्यवाही करेंगे। यदि नहीं करते हैं तो विपक्ष में बैठे, ये क्यों नहीं आते हैं सामने? इनको आना चाहिए। हम विपक्ष में, अभी हमारी प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में, चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे लखीमपुर का मामला हो, चाहे कानपुर का हो, जहां भी हुई है, चाहे मिर्जापुर का हो और चाहे सोनभद्र का मामला हो, हर जगह हम जाते हैं, हम स्वागत करते हैं, आप आइए। हम भी जहां सरकार में गलती कर सकते हैं, आपका काम है गलती को सामने लाने का, आप लाइए, लेकिन हम न्याय की बात करेंगे। अभी चन्नी जी ने वहां बिजली का बिल माफ किया, पानी फ्री पिया, कर्ज माफी करी, आप भी करिए ना। आप तो सिर्फ घोषणा करते हैं और लास्ट में हिंदू मुसलमान कर देते हैं। हम मुसलमानों के यहाँ ये है, हिंदू का ये है, पाकिस्तान ये है। आप इतने ही है लाल आंखों करना चाहते हैं तो उत्तराखंड में एक पुल तोड़कर चला गया अब चीन, क्यों आपने नहीं उस पर कार्यवाही करी? और प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था कि हमारी सीमा में कोई घुसा नहीं है, फिर गलवान घाटी में इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? देश के सामने आप गोड़ से करते हैं और अमेरिका इटली में जाके गांधी करते हैं। देश में 2 तरह की राजनीति नहीं चलेगी। एक तरफ देश में गांधी को मानने वाले लोग हैं और दूसरा गांधी को मारने वाले लोग हैं। ये गोड़ से करने वाले अमेरिका में जाके गांधी करते हैं, वहां थोड़ा सा भी शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को। मैं कहना चाहता हूं, हमारी नेता प्रियंका गांधी ने आज घोषणा की है, यदि सरकार बनेगी तो हम पूरी वचन को निभाएंगे। चलिए योगेश कौशिक जी, आवाज मिल रही है? योगेश जी बताइए। जी जी मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। जी 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 बोलिए। देखिए, दुबे जी जो है ना बहुत खूबसूरती से लच्छेदार बात कर गए हैं और सिर्फ इन्होंने
भाई प्रगतिशील एक राष्ट्र की कल्पना करके बातें की हैं कि देखो जी योगी जी ने ये किया वो किया वो किया वो की। मैं पर्सनली योगी जी का बड़ा एडमायरर हूं और मैं मानता हूं कि वो एक अच्छे प्रशासक हैं, लेकिन जो फेलियर है उनके वो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। उसमें उनके फेलियर अपनी वजह से हैं या दूसरी वजहों से हैं या किसी वजह से हैं, लेकिन वो फेलियर हैं। अब मैं आपसे एक बात करता हूं, अमित शाह जी भाषण देते हैं, जो अभी अभी इन्होंने भी बोला, दुबे जी ने भी, कि अब मुझे दूरबीन लेके भी कहीं भी कोई जो है वो गुंडा नजर नहीं आता है और उनकी बगल में टैनी जी खड़े हैं। मंच की बात कर रहा हूं मैं ये। इन्होंने 90% तो गुंडे अपनी टीम में भर्ती कर लिए हैं। अब मैं बोलूंगा तो इन्हें बहुत बुरा लगेगा। हमारे होम मिनिस्टर इंडिया क्या हैं, उनका इतिहास है अभी भी, कोई गया नहीं, खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद स्टेट होम मिनिस्टर इन्होंने एक यूपी से बनाए हैं, जो सरेआम लोगों के बीच में ये बोलते हैं कि तुम लोग मेरा इतिहास जानते हो मैं क्या हूं। उसके बाद इन्होंने एक स्टेट होम मिनिस्टर बनाए हैं बंगाल से, उनका इतिहास पता कर लीजिए। उन पे 13 मुकदमे लगे हुए हैं, जिनमें से रेप के हैं। हाँ, अब आपको सुनाई नहीं देगा सर, आई नो इट। विषय ये, अरे कमाल है। अब बड़ी कमाल है, ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। मतलब पूरा देश उत्तर प्रदेश से बाहर, ये उत्तर प्रदेश देश से बाहर है। तो जो बंगाल के स्टेट होम मिनिस्टर बनाए हैं, उन पे 13 सीरियस चार्जेस हैं। शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया है उनका, इसलिए उनको आवाज नहीं मिल रही है। एक बार उनका फोन पैच करवा लेते हैं ताकि आपकी बात वो लोग भी सुन सके। तब तक एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ? 10%, 20% ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਇਸ ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 20% ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਪੂਰੇ 100% ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਲਓ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਮਤਲਬ ਕਰੋਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੇ ਜੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਉਹ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈ ਖੇਤ ਐਪ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश कौशिक जी, अब आप अपनी बात जारी रख सकते हैं, बताएं। क्या आवाज नहीं आ रही थी क्या मेरी? फोन डिस्कनेक्ट हो गया था सर, लेकिन अब आपकी आवाज आ रही है, आप बता सकते हैं, बताइए। ओके, मैं ये कह रहा हूं जी कि ये लोग अंततः हिंदू मुसलमान पे आएंगे और दुबे जी जैसे साफ सुथरे सुंदर जो फेसेस हैं उनको टीवी पे बिठाएंगे, जो अच्छी अच्छी बातें करेंगे लोगों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन हिंदू मुसलमान का एंगल इन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ, मैच के तरीके से लिया गया है आज तक। उस मैच में जो भी हुआ निर्णय उसको छोड़ दीजिए। हालांकि मैं उस पर भी यह दावा कर सकता हूं कि वो मैच फिक्स था, 100% फिक्स मैच था, जिसमें अरबों रुपए का सट्टा लगा है और वो किसको फायदा हुआ होगा ये लोग सोच सकते हैं। मेरे ख्याल में दुबे साहब कानूनी जानकार हैं, तो कानूनन ये बात मानी जाती है कि जो भी बेनिफिशियरी होता है वही उसके लिए जिम्मेवार है, जो इलीगल काम हो रहा है या कोई काम हुआ है। तो इसमें अरबों रुपए का सट्टा लग के ये हुआ और उसका पॉलिटिकल फायदा कैसे मिल सकता है वो यूपी से शुरुआत हो चुकी है। इन्होंने कुछ लोग गिरफ्तार किए हैं जिन पे देशद्रोह के मुकदमे बनाने शुरू कर दिए हैं। आपके बगल में गुड़गांवा है, गुड़गांवा में 7 साल से बीजेपी की सरकार है।
वहां पे झगड़े नहीं हुए थे, लेकिन इसी हफ्ते से ये कहना शुरू कर दिया गया है कि हम यहाँ पे जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ने देंगे ओपन एरिया में, और वो झगड़ा यहां से शुरुआत है। ये जो 4-5 महीने का जो प्लान है इनका, ये इसी के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमेगा। जो इनकी बी टीम है, बजरंग दल है, शिव हिंदू सेना है, फलानी सेना है, इनका यही काम है। और एक्चुअली अगर ये हिंदुओं के परोपकारी हैं, उनके लिए कुछ करते हैं, तो उसका ढिंडोरा कभी नहीं पीटा जाता है। मंदिर में लोग दान देते हैं, उस दान में आपको जो सबसे बड़ा दान मिलेगा, जिसने सोने का 1-1.5 किलो का छतर चढ़ाया होगा ना, वो तो ये बताता भी नहीं है कि ये किसने डाल के गया है। वो क्या करता है, वो चुपचाप काम करता है। लेकिन ये अभी दिवाली के लिए भी कह रहे हैं हम इतने लाख दिए जलाएंगे। इनसे ये पूछो कि इससे लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार किसको क्या मिला? इन्होंने रोजगार नहीं दिया, लोगों को बेरोजगार कर दिया। भुखमरी में हम कहाँ हैं, नंबर वो भी बता दें जरा। ये WHO की रिपोर्ट मुझे बता रहे थे, भुखमरी में हम पाकिस्तान से भी पीछे हैं। हम इसका मतलब हमारे यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, रोजगार नहीं है देश के अंदर। जो महंगाई है, वो महंगाई आज चरम पे है। अगर इनमें दम है तो एक महंगाई के ऊपर भी मीटिंग कर लें मोदी जी आके। मोदी जी किसी भी टीवी चैनल को इंटरव्यू देकर अपनी बातें ये देखिए, पेट्रोल डीजल जो महंगा हो रहा है, पेट्रोल डीजल जो महंगा हो रहा है, फ्यूल प्राइस कंपनियों के CEO के साथ प्रधानमंत्री ने मीटिंग की थी सर। ऐसा नहीं है कि मीटिंग नहीं हुई, तो मीटिंग की जानकारी तो है, वो तो सबको। मैडम कैसी बातें करते हैं आप भी गणित जानते हैं, आप एंकरिंग बहुत दिनों से कर रहे हैं, मैं आपके साथ बैठ चुका हूं कई बार, आप बहुत ज्ञानी हैं, आप मुझसे मत कहलवाओ। कांग्रेस के टाइम पे $120 पर बैरल होता था, उस टाइम पे क्या रेट थे आप बताइए। आज के दिन $20 पर बैरल तक भी जा चुका, लेकिन कांग्रेस से कम रेट नहीं गया। और अभी मैं बता रहा हूं, आज लोगों को चेता भी रहा हूं, ये तेल के रेट जाएंगे 150 रुपए तक। और उसके बाद गडकरी जी आके लोगों को फिर गुमराह करते हैं नए तरीके से। वो कैसे किया उन्होंने कि बायोफ्यूल यूज होगा। मैं बायोफ्यूल की पूरी डेफिनेशन जानता हूं, मैं समझा सकता हूं, किसी दिन टाइम आएगा तो मुझसे बात कर लेना आप। दूसरा, वो कहते हैं कि आपकी बिजली की गाड़ियां आएंगी। बिजली कितनी महंगी होने जा रही है ये आपको अभी थोड़े से दिनों में पता लग जाएगा। 17.5 रुपए यूनिट सर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसी सरीखी पार्टियां हैं हमारे यहाँ जो बिजली मुफ्त में दे देंगे, तो उसकी चिंता नहीं है हमें। कोई बात नहीं, बिजली मुफ्त हो जाएगी अगर बिजली से चलने वाली गाड़ियां आएंगी भी तो। राजकुमार सिंह जी बहुत खुश हैं। नहीं उससे पूछ रही नहीं होता है। अभी आ रही हूँ लौट एक बार संदीप जी का भी कितनी बड़ी चुकानी पड़ती है, लोग नहीं जानते। कांग्रेस ने कभी शुरुआत नहीं की थी कि हम मुफ्त में बिजली देंगे। अभी उन्होंने बताया कि पंजाब में उन्होंने बिजली मुफ्त की, और वाकई में की है। पंजाब में बनाया था जब जरूरत थी, पंजाब में बिजली मुफ्त की है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा। एक बार संदीप जी का मैं रिएक्शन ले लेती हूँ, वो काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। बताएं संदीप जी। संदीप जी को खूबसूरत बातें करेंगे अभी, चलिए बताएं। बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। और देखिए, हम लोग को ये लेना है कि अविरोध क्यों हो रहा है। हम जब भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, कांग्रेस या जो समर्थित लोग हैं उनको अच्छा नहीं लगता है। हम जब राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो जो आतंकवादी प्रवृत्ति लेके बैठे हुए हैं और सदियों से लोगों को डराते रहते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। क्योंकि कारण ये है कि परसेप्शन की पॉलिटिक्स हो रही है देश के अंदर, और कांग्रेस जो है परसेप्शन की ही पॉलिटिक्स हमेशा से करती रही है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो परसेप्शन बना और योगी आदित्यनाथ जी ने जो उपलब्धियां हासिल करी, तो सबसे बड़ी बात है वो सुरक्षा आप देखेंगी, सुशासन देखेंगी उनके कार्यकाल में। और सुशासन के बाद मेरे कांग्रेस के साथी साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने दंगा को लेके बात कहा कि ये होगा, वैसा होगा, ऐसा हो जाएगा, इस तरह के लोग आएंगे। तो आप उत्तर प्रदेश में देखिए ना, अब तक सत्ता में जब से हमारी सरकार आई है एक भी दंगा नहीं हुआ। नहीं तो पहले उत्तर प्रदेश में आए दिन मलबा दंगा होता रहता था। दंगा करा के तो आप आए सत्ता में, कैसी बातें करते हैं सर? मुझे पता नहीं कौन कराएगा। 10 मिनट आप बोल रहे थे, 10 मिनट बोल रहे थे, मुझे 2 सेकंड बोल रहे थे अपना। महंगाई बड़ा मुद्दा है, ये बात सब जान रहे हैं। अभी स्मृति ईरानी नजर नहीं आती है ना, उनके हाथों में लाल चूड़ियां नजर आती हैं, ऐसा क्यों? हेलो, बताएं ना संदीप जी, कहाँ है स्मृति ईरानी?
स्मृति ईरानी दिखती नहीं है अब सड़कों पर, ना उनके हाथों में लाल चूड़ियां होती है, ना सिलेंडर होता है उनके पास। मुझे लगता है कि आप जब कांग्रेस के साथी बोल रहे थे और हमारे पॉलिटिकल साहब बोल रहे थे, तो आपने उनको पूरा बोलने दिया। मैं भी अपना पक्ष रख रहा हूँ, मैं जो पक्ष रख रहा हूँ उस पक्ष को भी जनता तक जाना चाहिए। उत्तर के अंदर आज चले जाइए, जो पिछली जितनी सरकारें थी उसमें कांग्रेस भी शामिल थी, वो चाहे अखिलेश जी के साथ मिलकर लड़े हों या मायावती जी की, ये सब एक ही है। कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुंडवा जोड़ा। इनका मकसद इनके निपटा के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का। आज माफियाओं के कब्जे से हमने जमीन छुड़ाए हैं, अपराधी सलाखों के पीछे हैं। आपको पता होगा, ये बार बार हमारे साथी लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वांगीण विकास नहीं हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश को हमने पारदर्शिता के साथ सर्वांगीण उत्तर प्रदेश में विकास किया। और जो चयन प्रक्रिया है, उत्तर प्रदेश में हम 4.5 लाख इससे अधिक लोगों को हमने सरकारी नौकरियां दी। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। और हमने चेहरा देख के नौकरी नहीं दी, जाति देख के नौकरी नहीं दी, धर्म देख के नौकरी नहीं दी। नौकरी का आधार योग्यता था और उसका बेहतर ढंग से चयन था। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हम आने वाली पीढ़ी को देना क्या चाहते हैं, हमारा राजनीति का दिशा क्या होगा और किस दिशा में उत्तर प्रदेश या देश आगे बढ़ेगा। तो मैं तो बार बार कहता हूँ और फिर मैं दोहराता हूँ, वो चाहे कांग्रेस के साथी हों, सपा के हों, बसपा के हों, हमें अभी भी लगता है कि राजनीतिक लोग ज्यादा ईमानदार होते हैं। तो ये लोग अपनी जो ईमानदारी का दम भर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई भी कोना हो, ये बेहतर विकल्प अगर इनके पास है तो इनको जरूर देना चाहिए, अवश्य देना चाहिए। लेकिन ये सोचे कि हमारी बुराई करके, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को गाली देके, योगी जी को गाली देके और सत्ता का ये दीवा स्वप्न जो देख रहे हैं वो कभी पूर्ण निष्क्रिय नहीं होगा। गाली कोई नहीं दे रहा संदीप जी, ऐसे मत बोलिए। गाली कोई नहीं दे रहा, गाली कोई नहीं दे रहा, ये ऐसे मत बात करिए। अरे आपको लगे तो आप तो मतलब अब चलिए उस विषय को नहीं जाते हैं। जिस तरह से गाली मत, नहीं गाली हम क्यों देंगे भाई, गाली नहीं। तो मुझे लगता है कि नकारात्मक राजनीति सरकार में है, आप तो सरकार में है तो विरोध तो होगा ना। भी चाहता है कि सकारात्मक पक्ष रखा जाए और सकारात्मक तरीके से राजनीति हो। लड़ाई झगड़े से आम आदमी इस समय परेशान हो जाता है, जैसा विपक्ष हर समय करता रहता है। और जनता को पता ही नहीं कि कांग्रेस कब क्या करेगी। अंधे तो है नहीं कि बस हरा हरा ही नजर आए, किसी को तो सूखी घास नजर आएगी ना, तो वो सूखी घास से आपको अवगत कराया जा रहा है कि हाँ ये गड़बड़ी है, ये कमी है। अब आप सत्ता में बैठे हैं तो आलोचनाएं भी आपको झेलनी पड़ेंगी और उन आलोचनाओं से ही सीखकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी समय की कमी है इसलिए मैं आपकी बात बीच में काट रही हूँ, माफी चाहूंगी। तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आज योगी आदित्यनाथ के गढ़ में प्रियंका गांधी पहुंची और वहां उन्होंने जमकर सरकार पर प्रहार किए। इसके अलावा कई बड़ी घोषणाएं भी उनके द्वारा की गई हैं। अब देखने वाली बात यही रहेगी कि प्रियंका गांधी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता कब और कैसे जाती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANP न्यूज। नमस्कार।